बलदेव अपने ट्रक में सोने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद उनकी हल्की हल्की आंख लगी जाती है, लेकिन चीखों पुकार आसपास की चीखों पुकार सुनकर अचानक से उनकी आंख खुलती है, मानो जैसे आसपास कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। लेकिन जैसे ही वो ट्रक से बाहर झांक कर देखते हैं, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शांति, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिन ड्रॉप साइलेंस। कोहरे में कुछ ट्रक हल्के हल्के नजर आ रहे थे, कुछ गाड़ियां हल्की हल्की नजर आ रही थी। ये जल्दी से अपने ट्रक से उतरते हैं, जाते हैं मालिक के पास। अरे भाई, आपने आवाज सुनी? मालिक धीरे से, कैसी आवाज? जैसे कोई कह रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, इन मुर्दों से बचाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसे कहते वो फिर सो जाता है। एक हैरानी वाली बात नजर आ रही थी बलदेव सिंह को, कि वहां पर ट्रक भी नजर आ रहे थे, गाड़ियां भी नजर आ रही थी, लेकिन गौर से देखने पर ट्रक में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ियां भी खाली थी। आखिर ये सभी लोग गए कहाँ पर? क्योंकि ढाबे में कोई नहीं बैठा था। तभी रविंदर उनको पीछे से आवाज लगाता है, पाजी। हाँ। धीरे धीरे उनके पास आता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ, जितना जल्दी हो सकता है। अ, अ, मैं समझा नहीं। चले जाओ। जैसे ही दोबारा वो बोलता है, उसकी अब एक आवाज नहीं, दो आवाजें निकलती हैं। बलदेव सिंह एकदम से हिल जाते हैं और वो जल्दी से अपने ट्रक की ओर भागते हैं। इसके बावजूद घना कोहरा था, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी, और वो ट्रक पर बैठकर चले जाते हैं। क्या वो आज अपनी निश्चित मौत से बचे, या फिर अभी मौत इनका पीछा कर रही थी? आखिर कब तक भागेंगे ये अपनी मौत से, या फिर ये जानेंगे सच इस खौफनाक ढाबे का? शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन इससे पहले हम किस्सा शुरू करें, आप सबसे गुजारिश है कि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक हाइप जरूर कीजिए, और जब किस्सा पूरा हो जाए उसके बाद जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। इस किस्से के बाद एक और किस्सा होगा, जब एक इंसान कई महीने एक जगह पे रहता है, लेकिन वो जगह कुछ और ही होती है, जो कम से कम इंसानों के रहने के लायक तो नहीं होती। क्या है वो किस्सा? बेहद खौफनाक, बेहद दिलचस्प। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस किस्से से, बलदेव सिंह के किस्से से, और उसके बाद फिर हम चलेंगे दूसरे किस्से की ओर। अब बलदेव सिंह एक ट्रक ड्राइवर है। ज़्यादातर सोलो ट्रक ही चलाते हैं, मतलब कि क्लीनर वगैरह साथ में रखते नहीं है, और शौक है शुरू से ट्रक चलाने का। हालांकि इन्होंने अपने कई ऐसे जो आसपास के हाईवेज हैं, आसपास के रास्ते तो पता ही होते हैं ट्रक ड्राइवर्स को, लेकिन इस बार ये सामान जहां पर लेकर जा रहे थे, ये इनके लिए कुछ नया रास्ता था। इसकी वजह से ये एक्साइटेड भी थे। हालांकि नेविगेशन का दौर है, तो किसी तरीके की कोई समस्या तो आती नहीं, इसलिए ये भी बड़े आराम से उस हाईवे पर अपने ट्रक को चलाते जा रहे थे। अब धीरे धीरे कोहरा घना होता जा रहा था, उसकी वजह से इनकी स्पीड भी कुछ कम हो रही थी। अब ये बार बार नेविगेशन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कई बार नेविगेशन गलत रास्ते भी दिखा देता है, हम गलती से उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और कई बार इसका अंजाम काफ़ी बुरा भी होता है। इसलिए ये इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, और देख रहे थे कि वही कहीं पर भी खुद ब खुद ही रूट चेंज ना हो जाए। अभी ये अपने नेविगेशन पर कुछ समय बाद देख रहे थे, अचानक से इनके सामने से एक ट्रक आता है। वो बेवकूफ़ उल्टी दिशा में ट्रक चला रहा था, वो भी इतने घने कोहरे में। अब इनका ट्रक कुछ तेज तो था, तो ये जल्दी से स्टीयरिंग को लेफ्ट में मोड़ते हैं, और गनीमत थी कि इनका ट्रक एक सड़क की ओर चले जाता है, क्योंकि आसपास जो खेत होते हैं, खाई में अगर गिरता तो नेचुरली बात है कि ट्रक पलटी खा जाता और नुकसान हो जाता। लेकिन वो एक सड़क पर चल जाता है। जैसा मैंने कहा कि ट्रक कुछ स्पीड में था और ढलान में थी, तो इनको जब थोड़ा सा महसूस होता है कि नहीं सड़क ही है, तो ये भी बड़े आराम से ब्रेक मारते हैं। दो तीन गालियां निकालते हैं उस ट्रक वाले को, लेकिन भैया वो कहाँ पकड़ में आने वाला था।
लेकिन ये कहीं पर फँस चुके थे। अब ये देखते हैं कि भई ये तो मैं किसी छोटी-सी सड़क में आ गया और वो सड़क इतनी छोटी थी कि मुश्किल से ट्रक ही वहाँ पर बस था और बिल्कुल आस-पास खेत थे जो कुछ गहराई में थे। एक होता है ना कि प्लेन होती है, कर्व होती है, कर्व नहीं थी बिल्कुल खड्ड थी, बिल्कुल चौरस थी और खड्ड थी। अब ये उसमें देख रहे थे, मैप में देख रहे थे कि जो जितना आगे आ गए हैं तकरीबन कुछ 100 मीटर आगे आ चुके थे और जितना पीछे अंधेरा था, जितना अंधेरा और साथ के साथ ही कोहरा था जिसकी वज़ह से लाइट का भी कोई असर नहीं होने वाला था। अगर ये ट्रक को रिवर्स करते हैं, गलती से भी ट्रक थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ, तो ट्रक सीधा खेतों में जा गिरेगा। अब मैप की एक और ख़ासियत होती है कि जैसे ही अगर हम किसी दूसरे रूट में जाएँ और अगर रूट वो कहीं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है, तो वो जल्दी से रास्ता चेंज कर देता है, इनके साथ भी ऐसा हुआ। अब ये देख पा रहे थे कि जो ये रूट है, ये सीधा जाके आगे घुमाव करके फिर हाईवे की तरफ आगे जुड़ रहा है। अब ये सोचते हैं कि भई मैं रिस्क नहीं ले सकता, अगर मैंने पीछे घुमाया ट्रक क्योंकि बहुत ही बिल्कुल संकरी सड़क थी और भई कहीं ऐसा ना हो कि ट्रक थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गई और टक्कर कर गिर गया, तो मैं रिस्क नहीं लेता। मैं धीरे-धीरे बिल्कुल अब इस समय तो ये बिल्कुल सड़कें खाली होंगी, मैं धीरे-धीरे ये सड़क से होते फिर आगे दोबारा हाईवे से जा जुड़ूँगा। अब ना ये धीरे-धीरे ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं और तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर ट्रक चलाने के बाद इनको थोड़ी-सी लाइट नज़र आती है। सोचते हैं कि होगा कोई कोई बिल्डिंग, मंदिर, गुरुद्वारा कुछ होगा। तो लेकिन जैसे-जैसे वो परत हटती जा रही थी कोहरे की और सामने इनको एक ढाबा नज़र आता है। कुछ ट्रक खड़े हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और ये सोचते हैं कि यार भूख लग गई है, ठंड बहुत ज़्यादा है, चाय पीते हैं, थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, उसके बाद ही फिर चलते हैं। अब ये ट्रक अपना ढाबे की तरफ करते हैं, उसके बाद ट्रक से उतरते हैं और चेयर पर जाके बैठते हैं। हाँ जी सर, आपके लिए क्या लाऊँ? ये देखते हैं एक वो लड़का लंबा थोड़ा-सा लेकिन उसकी आँखों में गंभीरता, अजीब-सी तरीके का कुछ उसको महसूस हो रहा था और ये कहता है कि, "अरे भई दाल-चावल चाय मिल जाएगी?" "हाँ, हाँ, मिल जाएगी।" "तो भई जल्दी कर दे उसके बाद मैंने जल्दी निकलना है।" "हाँ, हाँ, जल्दी से यहाँ से चले जाना आप, ज़्यादा देर रुकना मत।" को काफ़ी अजीब लगता है, "क्यों भई थोड़ी देर रुक भी जाऊँगा तो क्या हो जाएगा?" वो कोई जवाब नहीं देता और चले जाता है। कुछ देर बाद चावल वग़ैरह आ जाते हैं, जो भी इन्होंने मँगाया होता है, अच्छे से खाना खाते हैं, खाना अच्छा था। लेकिन ये खाते-खाते काफ़ी चीज़ें गौर करते हैं कि जो लोग जैसे बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं, मतलब उनमें से ना कोई तब से कोई उठा है, ना ही कोई चीज़ ऑर्डर हुई है इनके लिए जो इनको कोई दे के जा रहा है या फिर ये कोई बर्तन खाली वापस लेके जा रहा है। मानो जैसे कोई बिल्कुल एक चीज़ थम-सी गई है। हालाँकि इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था और ये अपना खाना खाकर जो वहाँ पर इनका मालिक बैठा होता है, सुदर्शन नाम था उसका, उसकी तरफ जाते हैं और कहते हैं, "हाँ जी भाई, कितने पैसे हुए?" तो उनकी तरफ देख के जो पैसे होते हैं कहते हैं और कहते हैं कि, "आप कहाँ जा रहे हो?" तो कहते हैं कि भाई बस ट्रक पे अब आगे अपने सामान जहाँ पे रखना है वहाँ पे लेके जाऊँगा।" "इस समय? क्यों इस समय क्या हुआ?" "इतना कोहरा है, आप ऐसा कीजिए, आप ट्रक में ही सो जाइए।" "अरे! नहीं, नहीं, मैं नहीं जाना।" "आपसे मैं कहता रहा हूँ कि इतना घना कोहरा है, सड़कें छोटी हैं, दुर्घटना हो जाएगी, बहुत दुर्घटनाएँ होती हैं, यहीं पे सो जाइए।" अब ना ये बहुत अजीब से लग रहा था इनको कि भाई एक बंदा कह रहा है कि निकलो जल्दी से, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं, नहीं थम जाओ यहीं पे रहो। ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं, अब थोड़ी-सी सुस्ती तो पड़ रही थी, ये सोचते हैं कि चलो भई कंबल ओढ़ते हैं, ट्रक में लेटते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर उठेंगे और जाएँगे। यहाँ पर थोड़ी देर रुक ही जाते हैं, इतने लोग हैं ही हैं, कोई इतना चोरी-चकारी का कोई चक्कर तो लग नहीं रहा। ये ट्रक को अंदर से लॉक करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और सो जाते हैं। हालाँकि नींद इनको आ नहीं रही थी, लेकिन कुछ देर लेटने के कारण अब उनको हल्की-हल्की नींद आनी शुरू हो चुकी थी और जैसे ही इनकी आँख बंद होती है कुछ समय बाद, मानो जैसे आस-पास हल्ला-गुल्ला, चीखो-पुकार, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ था, इनकी फट से आँख खुलती है। जैसे इनकी आँख खुलती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब ये बिल्कुल इधर-उधर देख रहे थे कि ये क्या हुआ? ये बाहर की ओर झाँक के देखते हैं, ट्रक लगे हुए थे और गाड़ियाँ भी खड़ी थी, लेकिन कोई बैठा नहीं था बाहर। अब ये उतरते हैं, उतर के जाते हैं अंदर की तरफ। उनका जो मालिक है वो सो रहा था। "अरे भैया उठोगे?" हाँ जी, क्या चाहिए आपको?" "नहीं चाहिए कुछ नहीं, ये कोई इतनी चीखों-पुकार की मुझे आवाज़ आ रही थी, वो आपने सुनी नहीं?" "नहीं, कोई भी चीखों-पुकार" "अरे! वो आ तो रही थी, वो मुर्दे हमें मार देंगे, मुर्दे हमें"
नहीं, मुझे तो नहीं कोई आ रही थी। पीछे से एक आवाज आती है। आवाज थी रविंदर की। मैंने आपको कहा था चले जाइए। अब जैसे ही सुनते हैं, अरे भाई क्या चीज है, रुकना सही नहीं है, कहा ना चले जाइए। जैसे ही उसकी आवाज, भारी दो आवाजें सुनते हैं, ये एकदम से डर जाते हैं। इनको कुछ सही महसूस नहीं हो रहा था और ये जल्दी से ट्रक की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये महसूस कर रहे थे कि ना ही कोई ग्राहक बैठा हुआ है, कोई ट्रक के अंदर ध्यान से देख रहे थे, लेटा भी नहीं हुआ, ना ही कोई गाड़ी में है, तो फिर सारे मुसाफिर गए कहाँ पर। इनको काफी, जैसा मैंने कहा, अजीब लग रहा था। अब ये जल्दी से ट्रक पर बैठते हैं और जैसे तैसे करके उस ढाबे से निकलते हैं और बड़ी मुश्किल से उन सड़कों से होते हुए मेन हाईवे पर जाते हैं। बाद में अपना जो सामान है उसको करते हैं, अनलोड करते हैं और उसके बाद महसूस करते हैं कि क्या सच में मैं जहाँ पर रुका था वो कुछ अजीब जगह तो नहीं थी। अब जब ये वापसी कर रहे थे उस समय बिल्कुल दिन का समय था, कोहरा भी नहीं छाया हुआ था। तो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार देखूं तो सही कि आखिर वहां पर चीज है क्या है, किस तरीके का ढाबा है यार, बहुत अजीब सा ढाबा है। अब जब ये वापसी जा रहे होते हैं तो जब वो उस ढाबे के पास पहुंचते हैं, वहां का या वहां की दिशा दिशा देखकर ये तो हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या, क्योंकि वहां पर अब ढाबा नहीं, ढाबे के नाम पर एक खंडर था। हाँ, उस टूटे फूटे बोर्ड पर उसी ढाबे का नाम लिखा हुआ था जैसा उन्होंने पहले देखा था, लेकिन अब वहां पर बिल्कुल खंडर था। उनको पूरी तरीके से मालूम था कि ये वहीं पर रुके हैं, कोई और जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन कैसे, कैसे कोई चीज एक ही दिन में ऐसे चेंज हो जाती है? क्या कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी? बिल्कुल नहीं। इनको थोड़ी सी दूर एक खेतों में आदमी काम करता दिखाई देता है। ये सोचते हैं कि भाई मैं इससे पूछूं। ये ट्रक से उतरते हैं, खेतों की तरफ जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं और कहते हैं कि सर ये ढाबा। हाँ ढाबा, तो मैंने पूछना था कि ये क्या हुआ। अरे यहाँ पर 10 साल पहले इसका मालिक है ना, उसकी लाश मिली थी कटी फटी हालत में। अच्छा, तो तब से ये ढाबा भी बंद हो गया और रात के समय में नहीं यहाँ पर कोई गुजरता? क्यों? अरे कहते हैं कि ढाबा है ये ना, भूतिया ढाबा है। अरे कैसे कह रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? अरे मैं रात को यहाँ पर रुका हूँ। आप रुके हो रात को? हाँ, घर में था, बच गए। अरे रविंदर ने आपको बचाया होगा। आपको रविंदर का कैसे पता? अरे यार, वहां पर जब ढाबे के मालिक की लाश मिली ना, तो रविंदर के हाथ और पांव मिले थे, लेकिन रविंदर ने कभी मिला। अच्छा, रविंदर जो काम करता था, हाँ। कुछ लोग शुरू शुरू में जो बचे हैं ना, उन्होंने कहा था कि एक लंबा सा लड़का था रविंदर, उसने हमें जाने के लिए कहा, हम चले गए, बच गए। लेकिन जो यहाँ पर रुक जाते हैं वो नहीं फिर नजर आते, उनकी गाड़ियां ही रह जाती हैं। अच्छा, लेकिन जब मैं कल ढाबे पर बैठा हुआ था, यहाँ पर कई लोग थे, कई लोग थे जो यहाँ पर मैंने देखे हैं। भैया, वो लोग नहीं थे, वो प्रेत थे, उन लोगों के जो कभी यहाँ पर रुके थे। अब बलदेव सिंह को तो ये बड़ा अजीब लगता है, विश्वास भी नहीं आ रहा था। लेकिन आखिर इस ढाबे पर वो लाश उनकी मिली कैसे? भैया इसके बारे में तो पता नहीं हमें। अब एक सवाल लेकर ये वापस जा रहे थे, उस ढाबे को जब देख रहे थे, इनको बड़ा अजीब महसूस हो रहा था कि मैं रात को प्रेतों के ढाबे पे रहा। भाई ये कैसे हो सकता है? खैर, अब ये जब वापस चले जाते हैं, कुछ दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं, फिर ये अपने दोस्त के साथ बात करते हैं। जब अपने दोस्त के साथ बात करते हैं तो इनको, मतलब, सारी बात शुरू शुरू में तो इनके दोस्त को मजाक लगती है, लेकिन फिर भी जब वो कहते हैं यार सीरियस बात है, कहते चल ऐसे करते हैं, हम गाड़ी से चलेंगे, देखेंगे कि भाई तू जिस ढाबे की बात कर रहा है क्या सच में कुछ ऐसा है। अब अपना दोस्त इनका साथ था, ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे। अब एक रात ये उसी कोहरे भरी जैसी रात थी, उस रात में ये उस ढाबे के पास जाते हैं। ढाबा बिल्कुल वैसे ही था जैसे इन्होंने उस रात को देखा था। वही रविंदर, वही सुदर्शन और वही लोग, हूबहू वही गाड़ियां, मानो जैसे सीन रिक्रिएट किया गया हो। लेकिन बलदेव तो समझ चुके थे कि जो मैं पहले देख चुका हूं वो सच नहीं था। अब ये कुछ खाते पीते नहीं है, ये रविंदर के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम जिंदा नहीं हो, लेकिन बताओ यहाँ पर हुआ क्या था।
तुम्हारी तो लाश तक नहीं मिली। रविंदर कहता है जाओ भागो, नहीं तो ये मार देंगे, ये प्रेत तुम्हें मार देंगे, जल्दी से निकलो। अब ये देखना शुरू करते हैं कि वो प्रेतों की नजर इन पर पड़ चुकी थी और उनकी आंखें कुछ अजीब सी तरीके की थी। इसलिए ये समय की नजाकत को समझते हैं। इनका दोस्त कहता है भाई निकल जल्दी से। लेकिन मुझे पता कैसे लगेगा तुम्हारे साथ हुआ क्या? सरजू, सरजू बताएगा, भागो। अब जल्दी से गाड़ी पर बैठते हैं और इससे पहले कुछ हल्ला गुल्ला हो जाता और इनकी ही डिश कोई बनती तो ये भाग जाते हैं। अब सरजू एक नया वर्ड कि भाई ये सरजू कहाँ से आया, कौन है। अब सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह के समय में फिर ये पास के गांव जाते हैं और सरजू नाम के आदमी को ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद इनको एक बूढ़ा सा आदमी मिल जाता है जिसका नाम सरजू था। अब ये उसके पास जाते हैं कि ये आप उस ढाबे के बारे में जानते हैं? वो ढाबे को मैं कैसे भूल सकता हूँ। कहते क्या हुआ? कुछ कुछ हुआ था उसी रात, मैं वहीं पर तो था। किस रात? जिस रात ये सब कुछ हुआ। कहते मैं समझा नहीं। फिर वो बताना शुरू करते हैं। सरजू कहते हैं कि उस रात ढाबे पर हम सिर्फ 3 जाने थे। मैं चाय पी रहा था, किसी काम से मैं शहर गया था तो रास्ते में मैं इसी ढाबे पर रुक जाता था। रोजाना की तरह, हर बार की तरह मैं यहाँ पर चाय पी रहा था। सुदर्शन बड़ा परेशान बैठा हुआ था। रविंद्र उसको बार बार कह रहा था कि मालिक मैं तो कह रहा हूँ ये जगह ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? यहाँ से ढाबा शिफ्ट कर देते हैं। और सुदर्शन कहता है यार दिमाग खराब है, ढाबा को शिफ्ट करना इतना आसान काम होता है? रविंद्र कह रहा था कि जान बची रहेगी तो ढाबा और जगह भी चल जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद हमें कुछ आवाजें आनी शुरू होती हैं। हम ढाबे के पिछवाड़े में जाते हैं, वहां जमीन से मुर्दे निकल रहे थे। अब जब ये बात सुनते हैं तो अरे क्या बात कर रहे हो? लेकिन बलदेव फिर सोचते हैं कि हो सकता है सच हो, क्योंकि जो हमने देखा वो भी तो अगर हम किसी से बात करेंगे कोई विश्वास नहीं करेगा। और वो मुर्दे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रविंदर मुझे कहता है भागो भागो सरजू। मैं जब भाग रहा था मुझे चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। चीखो पुकार सुदर्शन की, रविंदर की। और उसके बाद अगले दिन सिर्फ सुदर्शन की लाश और रविंदर के कुछ अंग मिले। रविंदर के बाकी शरीर कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद से ये ढाबा तो वीराना हो गया, खंडर हो गया। लेकिन कई रात में जाने वाले मुसाफिरों को ये ढाबा आबाद नजर आता है। लेकिन जो भी इस ढाबे में रात रुक जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं वापस आता। रविंदर कहते हैं सबको आगाह करता है और जो उसकी बात मान लेता है वो बच जाता है। लेकिन ये मुर्दे वगैरह कहाँ से? हाँ मैंने पता करने की कोशिश की थी। कहते हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान होता था पहले, बड़ा पुराना कब्रिस्तान होता था। सुदर्शन को इस बात का पता था लेकिन बहुत जमीन सस्ती होने के लालच में उसने खरीद लिया। लेकिन जब से ढाबा उसने खरीदा था उसके साथ कुछ ना कुछ होता था। लेकिन वो लालची और कंजूस दोनों था। अब वो उस ढाबे को इतना पैसा लगा चुका था तो वो बदलना नहीं चाहता था और इसी के कारण अपनी जान से हाथ गवा बैठा। अब जब इस ढाबे के राज का पता लगता है तो कुछ और कहने को था नहीं, इसलिए बात को यहीं पे ठप कर दिया जाता है। क्योंकि सच्चाई पता लग चुकी थी बलदेव और उसके दोस्त को। अब बलदेव कभी भी किसी रूट पर जाते हैं तो हमेशा हाईवे के किसी ढाबे पर जहाँ पर चहल पहल हो, रोशनियां हो, वहीं पर ही खाना खाते हैं। लेकिन जब भी ढाबे पर रुकते हैं उन्हें किसी न किसी के चेहरे में रविंदर जरूर नजर आता है। एक ऐसा प्रेत जो बचाता है लोगों की जान और जो उसकी बात मानता है वो तो बलदेव की तरह किसी और ढाबे पर खाने लायक रह जाता है और जो नहीं मानता वो होकर रह जाता है सिर्फ और सिर्फ उसी ढाबे का। उम्मीद है आज का ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम अगले किस्से की ओर बढ़ें, करते हैं कमेंट ऑफ द डे, देन उसके बाद अगला किस्सा शुरू करेंगे। तो आज का कमेंट ऑफ द डे है राधे 121। तो ये कह रहे हैं श्री राधे भैया प्लीज़ आप सीरीज़ कंटिन्यू रखिए, व्यूज़ लाइक सब बढ़ जाएंगे। आप भी फर्स्ट टाइम सीरीज़ डाल रहे हो स्पेशल किसी टॉपिक पर, और जब व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो लोग आपकी वीडियो रिपीट करके देखेंगे। प्लीज़ सीरीज़ कंटिन्यू रखिए भैया, लव फ्रॉम वृंदावन। बस मैं
पर डे कमेंट नहीं कर पाती क्योंकि मैं वर्क करते हुए आपकी वीडियो देखती हूँ, लेकिन लाइक कर देती हूँ। इसलिए सॉरी भैया, हाइप भी कर देती हूँ। अगर आप वीडियो में मेरा नाम लेना चाहो तो प्लीज़ भैया। वीडियो जब फ्रेंड्स के नाम लेते हैं आप तो अच्छा लगता है, और नहीं भी ले पाओ तो कोई बात नहीं। लाइक्स योर स्टोरी ब्रदर। सबसे पहले आपको भी जय श्री राधे, और वृंदावन से क्या बात है। अ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखो, जो सीरीज है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उसमें उस तरीके का भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो भाई मैं ऐसे ही कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरी हाइयर थी, लेकिन जैसे मैंने पिछले भी एक कमेंट ऑफ द डे में बोला था कि अराउंड 70% की हिट जा रही है अभी, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, तो धीरे धीरे बढ़ी जाएगी। ठीक कहा आपने। तो स्टोरीज इसको तो मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मुझे ये है कि अगर लाइक्स की जगह संख्या बढ़ती है ना, तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेशन फील होता है, तो जितनी जल्दी हो सके एपिसोड को लाने का दिल करता है। अब जैसे मेरे हिसाब से शायद 3 या 4 5 दिन हो चुके हैं पिछला एपिसोड आए। अगर लेट्स से एक ही दिन में लाइक पूरे हो जाते तो मैं शायद तीसरे दिन ले आता। एक ना मोटिवेशन होता है। अब देखो, मैं भी 1 साल से स्टोरी स्पोर्ट का डाल रहा हूँ, और थोड़ा सा इंसान बोर नहीं हो जाता, एक ही चीज में लूप में काम कर रहा हूँ, कुछ नया करने को मिलता है। तो ये अब जैसे मैं अंधकार की सीरीज में डाल रहा हूँ ना कुछ भी एपिसोड, तो वो मुझे एक नया मोटिवेशन देती है कि यार मैं देखूं कि क्या डिफरेंस है। लेकिन फिलहाल के तौर पर पहले एपिसोड को छोड़कर बाकी तीनों एपिसोड उस तरीके से दोनों एपिसोड सॉरी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे आपकी भी बात ठीक है, जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, तो वो पुराने भी चलते रहेंगे। तो इसी उम्मीद से मैं अगले एपिसोड भी डाल रहा हूँ, और अ, एक जो अभी रिसेंट एपिसोड डल चुका है, वो उम्मीद है कि आपको भी सबको पसंद आया होगा। आप सबकी सपोर्ट से ही ये सारा चल रहा है, और नए साल में फिर नया हॉरर लेकर आएंगे, नया एपिसोड की सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि इसी महीने के अंदर अंदर इस सीरीज को खत्म कर दिया जाए, यानी कि कंप्लीट कर दिया जाए। खत्म ऐसे नहीं, कंप्लीट कर दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका नाम भी ले लिया, क्यों नहीं लेना नाम जी आपका नाम। और आप रेगुलर व्यूअर हैं, जरूरी नहीं रेगुलर व्यूअर, बट कहने का मतलब है कि ठीक है, आपने एक कमेंट लिखा और उसका बनता भी है मेंशन करना। तो रवि माजरा जी, आप कह रहे हैं हमारा भी नाम ले लो सुनील भाई, कभी भूले बिसरे। भाई आपका नाम लेते रहता हूँ, लगता है कि आप एंड तक वीडियो देखते नहीं हो, अब यह आपकी गलती है। तो विशाल टंडेल जी, आप भी मेंबर हैं, और आपने कहा है कि मेरा नाम रह गया। नहीं भाई, मैंने लिया था, लेकिन फिर भी अगर मैं लेना भूल गया या ले नहीं पाया तो रियली सॉरी फॉर दैट। देखो भाई, एक छोटी सी चीज है कि मैं फिर वही बात, एक मेरे भाई ने मुझे कहा था ना कि ऐसा करोगे तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब मैं एक भाई का ना, उन्होंने हालांकि कमेंट को डिलीट कर दिया था, तो मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया था। अब मैंने कल एक एपिसोड डाला, आपने लिखा कि भाई फॉर पुरानी वीडियो क्यों डाल दी। भाई अगर दोबारा ऐसा किया तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। भाई जरूर कर दो अनसब्सक्राइब। और मैंने अभी आपको वैसे लिखना था कि भाई सुनने से पहले अच्छे सुन के ही आप कमेंट किया कीजिए, तो अच्छा शायद आपको समझ लगी होगी। लेकिन फिर वही बात, धमकियां मुझे भाई अच्छी नहीं लगती, वो भी बेफजूल की। ठीक है ना, स्टोरी नहीं है, एपिसोड नया है, और आप उसको ही पुराना एपिसोड समझ रहे हैं। तो भाई आप बड़े पुराने व्यूअर हैं, भाई हैं मेरे, थोड़ा सा इस चीज़ को तवज्जो दीजिए। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होता है कि ऐसे फिर कमेंट्स होते हैं, वीडियो पर इफेक्ट डालते हैं। आजकल एआई का ज़माना है, तो यूट्यूब भी एआई में देखता है कि भाई रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है। अब बिना सोचे समझे अपना वैसे ही कमेंट डाल देते हैं। इतना लंबा आपने कमेंट डाला, चलो सॉरी फॉर दैट, जो आपने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में भी लिख दिया और गलत किया आपने, और अच्छा हुआ कि सब ठीक रहा। लेकिन अगर आप इतने अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो अच्छी जगह पे कंज्यूम कीजिए ना। क्यों आप ये मतलब, ना कोई सर है ना कोई पैर है इस बात का, और आप लिख रहे हैं कि आप पुराना एपिसोड, कैसा पुराना एपिसोड भाई अपलोड मैंने किया बताओ। तो प्लीज़ यार ऐसा मत किए कीजिए। ठीक है, आपका भाई हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ, ये मेरा हक है। खैर अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। तो भाई अचानक से पावर कट हो चुका है, तो जो ये बैकअप है लाइट, इससे ही गुजारा करना पड़ेगा आपको। शुरू करते हैं, इससे पहले कि ये भी बंद हो जाए। जो ही हमारे किरदार हैं अनीत, उनके साथ कुछ ज़्यादा ही भयंकर हुआ, क्योंकि जो हमारे पहले किरदार थे बलदेव, वो तो रात के कुछ समय एक ऐसे भूतहा इलाके में रहे, ढाबे में रहे,
जहाँ पर उनकी जान बची। लेकिन अब अनीत की कहानी कुछ ज़्यादा ही खौफनाक है। अनीत गाँव के रहने वाले एक आम इंसान, पढ़ाई कर चुके हैं और गाँव में जो ज़मीन इनकी है उससे गुज़ारा होता नहीं। अब अपने माँ-बाप से लगभग लड़कर ये शहर की तरफ जाते हैं। बहुत ज़्यादा शहर का पता नहीं और किस्मत शुरू से ही खराब। ये शहर भी इनके आस-पास का शहर नहीं, दूर का शहर था, ताकि फिर वो एक तरह से होता है ना इंसान इमोशनल कि यार मैं चलो गाँव वापस चलता हूँ। तो ये जिस शहर में जाते हैं वो इनके गाँव से तकरीबन 9 घंटे की दूरी पर था। अब जो बस है इनको पता नहीं था कि जो बस शहर के उस बस स्टैंड की तरफ नहीं जाएगी, वो ये इनको बाईपास उतार देती है। अब ये बड़े परेशान हो चुके थे कि भई मैं शहर के बारे में भी पता नहीं, ये बाईपास में मैं उतर चुका हूँ, आस-पास बिल्कुल वीरान है, तो मैं भई कैसे कहाँ पर जाऊँगा? लेकिन ये चलते-चलते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अचानक से ना एक छोटी-सी चारदीवारी इनको लगती है, तो उनको लगता है कि ये कोई शॉर्टकट होगा किसी दूसरी सड़क का, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अचानक इनका पैर टकराता है किसी चीज़ से, ये धड़ाम से गिरते हैं और ये एकदम से जब देखते हैं तो टॉर्च वगैरह मोबाइल की लगाते हैं तो एकदम से ये हिल जाते हैं, क्योंकि ये आ चुके थे एक किसी पुराने कब्रिस्तान में। लाइट आ गई दोबारा, तो आस-पास जब ये देख रहे थे, तो ये पाते हैं कि एक बड़ा कब्रिस्तान है और ये तो बिल्कुल कब्रों के बीच में है। अब ये घबरा चुके थे। अब ये सोच रहे थे कि भई मैं तो ये कहाँ फँस गया, जल्दी से मैं कब्रिस्तान से बाहर निकलूँ, एक तो बेगाना शहर। लेकिन अचानक से इनको आवाज़ आती है पीछे से, "अरे बेटा रुको!" अब रात का समय, जब कब्रिस्तान में कोई पीछे से आवाज़ आए तो इंसान का डरना लाज़मी है। ये पीछे की तरफ देखते नहीं है, अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वैसे ही स्पीड पिछली तरफ से भी बढ़ जाती है। "अरे बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो?" ये तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखते जब तक उस कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ जाते, और सड़क पर आते ही ये पीछे देखते हैं। एक बुजुर्ग से आदमी थे जिन्होंने सर पर मुस्लिम जो अटायर होता है वो टोपी डाली हुई थी, और इनकी तरफ धीरे-धीरे बढ़ते आ रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल शक्ल, बड़े ही अच्छे, देखने में अच्छे लग रहे थे। और कहते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हें आवाज़ लगाता आ रहा हूँ, तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। नहीं, नहीं बाबा, एक्चुअली मैं कब्रिस्तान में गलती से आ गया था, मुझे पता नहीं लगा, तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद कोई। अरे नहीं, नहीं, मैं कभी-कभी रात को इस कब्रिस्तान में घूमता हूँ। कब्रिस्तान में कैसा डर? यहाँ पर तो मुर्दे बड़े आराम से सो रहे हैं। अब ये ज़्यादा बहस करने के मूड में नहीं थे। बेटा तुम अजनबी लगते हो। हाँ बाबा, वो दरअसल मैं गाँव से आया था यहाँ पर, मुझे पता नहीं था कि बस बाईपास उतार देगी, तो अब तो मैं पहले बस स्टैंड जाऊँगा, फिर आस-पास कोई छोटा-मोटा कमरा देखूँगा, सस्ता-सा। अच्छा, यहाँ आने का कारण नौकरी की तलाश में आया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा करो, इतनी दूर क्या जाओगे? वो हमारा घर दिख रहा है? इनको दूर से एक हल्की-सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हाँ, ये हमारा घर है, तुम यहाँ पे रुक जाओ। अरे नहीं, नहीं, आपको नहीं, खेचल की क्या बात है? 2 मंजिला घर है बेटा, ऊपर एक कमरा है, वॉशरूम है, जब तक तुम्हारा दिल करे रुको। किराया कितना? किराया किसने माँगा है? तुम्हारा घर है बेटा, रुको। अब ना ये सोचते हैं कि यार रात का टाइम है, अब मैं इस समय कैसे यहाँ पर रुकूँ? आगे भी दिल नहीं कर रहा था इनका जाने का, तो ये चल पड़ते हैं उनके साथ। अब जब ये घर जाते हैं, घर खुलता है, एक छोटा-सा आँगन था, एक पेड़ था, पेड़ पर इनको आवाज़ आती है जो थोड़ी देर एकदम से हिल जाते हैं। आवाज़ वैसे बिल्ली की थी, काली बिल्ली, बिल्कुल चमकती हुई आँखें, और बरामदे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो कुछ शायद सब्ज़ी वग़ैरह काट रही थी। ये इशारा करते हैं, "ये मेरी बेगम है बेटा।" तो कहते हैं, "ठीक है जी।" अब जो आदमी थे उनका नाम इफ्तिकार था, और जो लेडी थी उनका नाम अलीमा था। तो वैसे कहते हैं कि ये मेरी बेगम अलीमा है। तो ये कहते हैं उनकी जो बेगम है वो ना सब्ज़ी काट रही थी, इनकी तरफ देख के बस ऐसे हाँ, हाँ में सर हिलाती है। अब ये ना छत पर जाते हैं और छत पर जाके देखते हैं कि कमरा अच्छा था, साफ-सुथरा कमरा था, और एक जो खिड़की है वो बिल्कुल सीढ़ियों से नज़र आ रही थी, यानी कि उससे उसके बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ थी, और दूसरी खिड़की से वो कब्रिस्तान। ये जल्दी से उसको बंद कर देते हैं दरवाज़े को, और थके हुए थे तो इनको वो पूछते हैं कि बेटा खाना वगैरह है? कहते हैं नहीं, नहीं, मैं खा खा लिया था मैंने, अब बीच में बस रुकी थी तो अब तो मैं बिल्कुल सोना चाहता हूँ। चलो ठीक है, सो जाइए। अगली सुबह उठते हैं, जब ये नीचे आते हैं, अगली सुबह इनकी जाग कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है उससे खुलती है, तो ये देखते हैं कि जो
जो इफ्तिकार थे वो सामने खड़े थे और उनके हाथ में एक प्लेट थी, खाना वगैरह था, तो कह रहे थे कि ये देखो तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए बनाया है। ये बड़े खुश होते हैं, नहा धोकर खाना खाते हैं और नीचे आते हैं। आज जो वो लेडी थी अलीमा, वो भी अच्छे तरीके से इनसे मिलती हैं और सारी बात बताते हैं कि ऐसे-ऐसे तो मैं नौकरी ढूँढने जा रहा हूँ, तो दुआ कीजिए कि ये नौकरी मुझे मिल जाए। तो वो ना बड़े अजीब से तरीके से अलीमा, मिल जाए? मिल गई बेटा, बस तुम अब नौकरी लेकर ही आओगे। जब ये इतनी बात सुनते हैं, इनको हैरानी तो होती है, लेकिन ये कहते हैं चलो अच्छी बात है भई, बुजुर्गों की दुआएँ लग जाएँ तो और क्या चाहिए। होता भी यही है, शाम को जब ये आते हैं, तो ये बड़ी खुशी से आते हैं क्योंकि पहले ही दिन जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने, मतलब कोई बहुत बड़ी फर्म नहीं थी, लेकिन उन्होंने इनको अकाउंटेंसी का काम दे दिया था, तनख्वाह वगैरह भी अच्छी थी। अब ये कहते हैं कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से फिर एक आधे दिन में जैसे ही मुझे कोई घर मिल जाता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो कहते हैं गुस्से से, "क्यों? यहाँ पर क्या है?" "नहीं, आपको मैं खिचड़ किसी ने कहा है बेटा खिचड़ देने की? आज के बाद तुम हमारे बेटे हो। तुम यहाँ पे रखोगे, खाने-पीने की कोई चिंता नहीं है, जितनी देर तक तुम रहना चाहो रहो।" अब ये सोचते हैं कि भाई बात तो ठीक है, तनख्वाह इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं किराया भी दूँ, खाने का भी दूँ। मन में लालच आ जाता है, गाँव में भी पैसे भेजने हैं। तो ये कहते हैं ठीक है, मैं रह लूँगा। अब ना एक आधे दिन बाद जब ये थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो रात के समय में कुछ 10 बजे के आस-पास का होता है, ये सोचते हैं कि मैं बाहर थोड़ा-सा टहलूँ। तो ये दरवाज़ा खोलने लगते हैं, पीछे से बहुत करारी आवाज़ आती है, "नहीं जाना!" तो एकदम से डर जाते हैं, पीछे देखते हैं, इनकी वो आंटी अलीमा आंटी खड़ी थी। तो बड़े गुस्से में, आँखें बड़ी-बड़ी। तो ये कहते हैं, "क क क्या हुआ? इस समय बाहर नहीं जा सकते।" "क्यों?" "इस समय बाहर नहीं जाना, बस कह दिया। चोर-लुटेरे होते हैं, मार देंगे।" अब जब ये इन्होंने सुना, तो भई मकान तो इनका था, तो ये कुंडे से हाथ हटाते हैं और उसके बाद फिर धीरे-धीरे कमरे की ओर चल पड़ते हैं, बड़बड़ाते हैं कि यार ये क्या बात हुई? अब ये तो जेल वाला सिस्टम हो गया कि शाम के बाद हम जा नहीं सकते ऐसा-वैसा। जाके अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अब क्या होता है कि 2-3 दिन बीतते हैं, इनको फिर से चुल होती है। ये सोचते हैं कि भई जब ये सो जाएँगे ना, तब मैं निकलूँगा। भई कौन से चोर लुटेरे, उस दिन तो वो भी बाहर घूम ही रहे थे, इफ्तिकार चाचा भी। अब है ना, ये धीरे से उतरते हैं, इधर-उधर देखते हैं कि वो गहरी नींद सो रहे हैं। जैसे ही ये कुंडे पर हाथ लगाते हैं, इनको इस बात की एक्सपेक्टेशन थी नहीं जो होगा। जो वो बिल्ली बैठी हुई थी, वो झट से इन पर छलांग लगाती है, मानो जैसे हमलावर हो गई हो। ये बिल्कुल पीछे हटते हैं और भागते-भागते कमरे में चले जाते हैं कि भई ये तो इन्होंने पहरेदार लगा के रखी है। अब ना ये थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि भई ये कोई सीन थोड़ा है यार, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है, मैं रात को बाहर ही नहीं निकल सकता। मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं घर छोड़ ही दूँगा। अगले दिन क्या होता है कि ये बैठे होते हैं अपने कमरे में, तो अभी कुछ तकरीबन 8 बजे के आस-पास का टाइम था, तो ये उस कब्रिस्तान वाले जगह पे, अब ये वो जो खिड़की का व्यू था, एक जगह कब्रिस्तान नज़र आता था, दूसरी जगह वो सड़क, मेन सड़क जहाँ से ये बस से उतरे थे, वहाँ से नज़र आता था। वो देखते हैं आज वहाँ पर 2 लड़कियाँ खड़ी हैं। अब ये देखते हैं, अचानक उनका ध्यान भी इनकी तरफ जाता है और वो उनको ऐसे हाथ से इशारा करती है। जवान थे ये भी सोचते हैं कि भाई हाथ से इशारा करती हैं और ऐसे आने को कहती हैं। तो ये ना पहले थोड़ा-सा हो जाते हैं भई कि ये क्या सिस्टम है? लेकिन मन में चुल तो जागती है। अब ना ये फिर उतरने की कोशिश करते हैं, तो सामने बिल्ली को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना प्रोग्राम छोड़ देते हैं और वो जो खिड़की है अब उसकी तरफ जाते हैं, वहाँ पर होते नहीं। अब इनको लगता है कि भई ये मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर रात के समय में बस पकड़ती होंगी, कोई न कोई जॉब करती होंगी, कुछ न कुछ करती होंगी। तो ये क्या करते हैं कि अगले दिन जानबूझकर रात को, मतलब वहाँ से लेट चलते हैं और जब वो बाईपास के पास पहुँचते हैं तो इनकी बिल्कुल थिंकिंग ठीक थी। 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, अब जब उनके पास से गुज़रते हैं तो वो कहते हैं, "हमने आपको कल बुलाया, आप आए नहीं।" अब वो ना लड़कियाँ 2 देखते हैं, दोनों मुस्लिम गर्ल्स थीं। एक दोनों ने जैसे वो बुर्का नहीं, एक हिजाब टाइप पहना हुआ था, तो एक का नाम था अरूबा और दूसरी का नाम था मिराब। अब क्या होता है कि जब ये दोनों को देखता है तो ये कहता है, नहीं वो एक्चुअली मैं रात को ना बाहर नहीं आता। क्यों? तो बस वो उन्होंने मना किया हुआ। अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक ही किया होगा मना। तो ये क्या होता है कि ये कहते हैं कि हम ना बस यहाँ से बस पकड़ते हैं, तो अगर आप हमें मिलना चाहो तो यहाँ थोड़ी देर पहले आके मिल सकते हो।
अब ये हैरान हो जाते हैं कि भाई मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, तो ये लड़कियाँ कैसे हैं? मतलब सोचते हैं कि पता नहीं ऐसी-वैसी तो नहीं है। ख़ैर क्या होता है कि अब इनका ना यूँ ही बस ये लेट आना शुरू होते थे, तो तकरीबन-तकरीबन इनका मिलना शुरू हो गया। बीच-बीच में अब क्या हुआ कि ये ना अरूबा को पसंद करने लग पड़े और इनको ये लगता था कि अरूबा भी इनको पसंद करती है। होता क्या है कि तकरीबन कुछ इन्हीं ऐसी चीज़ें होते-होते तकरीबन कुछ डेढ़ माह बीत जाता है। डेढ़ माह में होता क्या है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, बस रात की बंदिश को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक था। इस बार क्या होता है कि जब ये आ रहे होते हैं तो वो सिर्फ़ अरूबा ही होती है, दूसरी दूसरी मिराब नहीं होती। तो ये कहते हैं मिराब कहाँ पे है? वो कहती है कि मैं तो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, आज तुम दोनों बात करो। तो मैंने वो कहते हैं कि तो अरूबा उनकी तरफ देख के कहती है, "आप मुझे पसंद तो करते हो ना? अब ये मत कहो कि नहीं करते।" अब इनको बात बनती नज़र आ रही थी। कुछ समय के लिए ये मज़हब भी भूल चुके थे कि भई मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है तो समझ गए मतलब कैसे होगा, लेकिन कहते हैं, "हाँ, मैं भी आपको पसंद करता हूँ।" अब है ना बिल्कुल पास में ही पार्क था, तो ये कहते हैं कि आओ हम वहाँ पर बैठते हैं। तो ये कहते हैं, "तुम्हारी बस?" अरे कोई बात नहीं, बस मिल जाएगी। नहीं रात का टाइम है, कोई बात नहीं, ये सेफ है जगह। कहते, "सेफ कैसे अंकल आंटी?" अरे बुजुर्ग लोग हैं, उनको आपको पता ही है। हाँ, ये भी बात ठीक है। अब क्या होता है कि अरूबा और इनकी ये पार्क में बातें करनी शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में इनकी नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। अनीत कहना शुरू कर देते हैं कि भई मैं तो अब अ, शादी करूँगा तुमसे। तो अरूबा कहती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि हाँ, शादी करने के बाद तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नहीं आप नहीं समझ रहे, आपको अपने घरवालों को छोड़ना होगा। ये कैसा शर्त हुई? अब थोड़ा-सा अनीत को बात तो खटकती है, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो ये बात की बातें हैं। इन बिटवीन क्या होता है कि एक दिन इतवार का दिन होता है और सुबह जब उठते हैं ना, तो बड़ी चहल-पहल होती है, ये नीचे से बड़ी चहल-पहल की आवाज़ आ रही होती है। ये सोचते हैं कि भई चहल-पहल रात तक तो बिल्कुल था। जब ये नीचे देखते हैं कुछ लोग इनको दिन के समय में मतलब काफ़ी लोग नज़र आते हैं और उनकी हाइट्स काफ़ी ज़्यादा थी। और एक लड़की ना बैठी हुई थी किसी बेड पर और उसको लोग जैसे बधाई वाला काम होता है दे रहे होते हैं, ये भाग के नीचे जाते हैं कि क्या हुआ? तो चाचा इफ्तिकार कहते हैं कि बेटा ये हमारी बेटी है, इसकी कुछ ही दिन में शादी है, तो हमने यहाँ पर छोटा-सा प्रोग्राम किया हो, तुम भी शरीक हो। कुछ लोगों से मिलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। खाते शाम हो जाती है और शाम होकर ये जब जाती है थक-हार जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। उस दिन ये मिलते नहीं अरूबा से, नहीं तो तकरीबन हर रोज़ ये मिलते थे। जैसे इतवार के दिन का इनका सिस्टम क्या होता था कि ये 5-6 बजे निकल जाते थे और उसके बाद फिर मिल के ही वापस आते थे। आज क्या होता है कि ये जब जॉब पे जाते हैं, तो ये देखते हैं कि मिराब आज नहीं आई हुई थी, नहीं तो कई की बार बीच में मिराब आती थी। तो अरूबा बड़े गुस्से से इनकी तरफ देख रही थी, कल क्यों नहीं आया? तो ये कहते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ वो प्रोग्राम था, मैं थक के सो गया था। जो भी बात हुई, तो ये कुछ देर पार्क में बात करते हैं, वो पार्क बेसिकली कब्रिस्तान में था। अब ना ये इनको घर से फ़ोन आ जाता है, तो अरूबा को ये कहते हैं कि चलो फिर तुम जाओ, ये चली जाती हैं और अब अंधेरे में बात करते-करते ये इधर-उधर टहल रहे थे, अचानक से इनकी जो इनका पाँव है, वो टकरा जाता है, फिर किसी कब्र से। ये धड़ाम से गिर जाते हैं, इनकी माँ, "बेटा क्या हुआ?" "नहीं, नहीं कुछ नहीं, वो मैं गिर गया।" सब तो ठीक तो है ना?" जैसे माँओं को होता है, "नहीं ठीक है, मैं आपको ज़रा बाद में फ़ोन करता हूँ।" अब ना ये मोबाइल की टॉर्च जगाते हैं कि मतलब कोई मेरी कोई बिलॉन्गिंग्स, कोई चीज़ गिर तो नहीं गई। गिरते-गिरते इनका ध्यान जाता है कब्र के जो टॉम्बस्टोन बना होता है। अब उस टॉम्बस्टोन में 2 भाषाओं में लिखा हुआ था जो वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, उर्दू में और हिंदी में। अब उर्दू तो इनको बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन हिंदी इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ रही थी, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ था इफ्तिकार, बाकी जो भी उनकी कास्ट वगैरह था। अब ये सोचते हैं कि इफ्तिकार ये और होंगे, लेकिन जैसे ही पास की कब्र की तरफ टॉर्च जाती है, वहाँ पर लिखा हुआ था हलीमा। इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता कि 2 शख्स जिनकी कब्रें ये देख रहे हैं, सेम उन्हीं के नामों के घर में ये रह रहे हैं। अब ये जल्दी से अपने आप को उठते हैं,
अभी जैसे मैंने कहा 8 बजे के आसपास का समय था। एक आदमी इनको जाता हुआ दिखाई देता है, ये बड़ी हड़बड़ाहट में थे, तो उनको लगता है कि चोर है। ये कहता है, "क्या कहाँ जा रहा है?" कहता है, "नहीं, नहीं भाई, मैं गिर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।" तो कहता है, "क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ?" "भाई ये कब्रें हैं।" तो वो ध्यान से जाके कहता है, "हाँ, कब्रें हैं।" "तो क्या हुआ?" कहता है, "नहीं, नहीं, ये कब्रें इफ्तिकार और अलीमा।" "हाँ, इफ्तिकार और अलीमा की हैं।" "तो क्या हो गया? क्या कहना चाह रहा है?" "नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब ये मत बोलिए मर गए हैं तो कब्रें बनी है भाई।" "नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। दरअसल मैं जिनके घर में रह रहा हूँ ना, हाँ, उनका नाम भी इफ्तिकार और अलीमा है।" "कौन से घर में रह रहा है?" "वो सामने वाले।" "शराब पी है? नशा किया है?" "नहीं, नहीं, क्या हुआ?" "भाई जिसके घर की तू बात कर रहा है, ये उन्हीं की कब्रें हैं।" "क्या कह रहे हो?" "हाँ।" "अरे भाई मैं उस घर से तकरीबन 2 महीने में उस घर में रह रहा हूँ, 2 महीने से।" "अरे क्या बात कर रहा है भाई? 8 साल पहले उस घर में चोर लुटेरों ने हमला किया, इन बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ को मार दिया। ये कब्रें 8 साल पुरानी हैं, वो घर 8 साल से खंडर है।" अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो हक्के-बक्के, ये क्या चीज़ है? अब ना ये जल्दी से भागते हैं। इससे पहले कि ये दरवाज़ा खटखटाते हैं, इनको महसूस होता है दरवाज़ा तो खुला हुआ है। जब दरवाज़ा खुलता है, इनको वो पेड़ सूखा हुआ नज़र आता है। जहाँ पर कभी उस बरामदे में वो आंटी अंकल बैठे हुए नज़र आते थे, इनकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए नज़र आते थे, वो आज बिल्कुल सूना-सूना लग रहा था। ये झट से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और जैसे ही जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं, इनके कमरे में अपना सामान नज़र आता है और अचानक खिड़की से, जो बिल्कुल सीढ़ियों के सामने खुलती थी, वहाँ से किसी की आवाज़ आती है, "आप जा रहे हो?" तो वो आवाज़ बड़े अच्छे तरीके से पहचानते थे। अरूबा! इससे पहले कि कुछ ज़्यादा अनहोनी होती है, ये दरवाज़े को अंदर से बंद कर लेते हैं और अब इन दोनों के बीच में खिड़की थी। तो तुम यहाँ पर कैसे आई? आप जा क्यों रहे हो? मुझे जब पता लगा कि आप जा रहे हो, मैं जल्दी से आ गई। लेकिन एक मिनट, तुम्हें किसने बताया कि मैं जा रहा हूँ? अभी एक आवाज़ आती है, अरूबा, इनको अब हमारे साथ रहना होगा। तुम इनके साथ नहीं जा सकती। ये साथ में देखते हैं इनकी सहेली मीरा। अरे मीराब, ये चल क्या रहा है? अरूबा कहती है कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, हमारे साथ चलो अभी से। अब जो आगे होने वाला था वो इनकी सोच से कहीं गुना परे था। उन खिड़कियों की जो सलाखें थी वो इतनी पतली थी कि हाथ तो आ ही नहीं सकता, 2-3 उँगलियाँ अंदर आ सकती थी। अरूबा अपना पूरा हाथ अंदर कर लेती है, जैसे कि बुला रही हो। जैसे ही ये देखते हैं, ये तो डर के मारे काँपने लग पड़ते हैं कि ये क्या है? तो मीरब कहती है कि दरअसल हम हैं जिन के कबीले से। और अरूबा को मैंने कई बार समझाया है कि तुम अनीत से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर शादी करोगी तो अनीत भी हमारे बीच में शरीक हो जाएगा। अनीत तो डर के मारे कँपकँपाए जा रहा था कि भई ये मैं कौन से जिन्नों में फँस गया। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एक और आवाज़ जानी-पहचानी आती है, "बेटा, यहाँ से मत जाना, तुम हमारे बच्चे हो।" वो देखते हैं, हलीमा आंटी खड़ी थी, साथ में इफ्तिकार चचा भी। अभी इस समय उस घर में 4 प्रेत, या यूँ कहें कि 2 प्रेत, 2 जिन और 1 इंसान था। अब उनके लिए दरवाज़े को फाँदना कितनी मुश्किल बात थी, लेकिन ये जल्दी से अपना बैग में से हनुमान चालीसा निकालते हैं, ऊँची-ऊँची उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही जाप करना शुरू करते हैं, उन चारों की आवाज़ें आ रही थी कि बंद करो बोलना, हम हमें छोड़कर मत जाना, तुम हमारे बड़े प्यारे हो, हमें 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 अच्छे लगते हो, मत छोड़कर जाना। लेकिन कुछ समय बाद वो आवाज़ें धीमी होती गईं। इनकी आँखों में बिल्कुल नींद गहरा आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये रात ढलने का इंतज़ार कर रहे थे और सारी रात हनुमान चालीसे का जाप करते रहे। जैसे सुबह की पहली किरण आई, इन्होंने देखा बाहर खिड़की की तरफ कोई भी नहीं है, जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और पहली ही बस से गाँव भागते हैं। तब का दिन है, आज का दिन है। इन्होंने उस शहर की तरफ कभी भी रुख नहीं किया। ये कहते हैं कि कुछ दिन तक तो मुझे वो सपने में सभी आते रहे, ख़ास तौर पर अरूबा आती रही कि वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। कभी-कभी
अलीमान टीवी, लेकिन नहीं, इनको पता था कि गलती से भी ये कभी उस शहर के आसपास भी गए तो शायद कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। अच्छा डिसीजन था, लेकिन भाई 2 महीने सेवा कराई प्रेतों से, जिनके साथ रिलेशनशिप में रहे, जिन नहीं कह सकते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में रहे भाई, कमाल हो गया। लेकिन फिर भी भाई जिसके साथ बीतती है उसके साथ नेचुरली बात है, मैं समझ सकता हूँ कि क्या आपको महसूस हुआ होगा। अरूबा आपके दिल के करीब आ गई, अंकल आंटी से भी आपकी मोहब्बत थी, लेकिन अब वो पता लगे कि वो जब इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, तो बड़ा अजीब और दुख भी लगता है, अजीब भी महसूस होता है। तो ये था किस्सा अनीत का। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एपिसोड 4 को भर भर के प्यार दीजिए अंधकार के, क्योंकि मेरी भी जल्दी कोशिश है कि एपिसोड 5 को जल्दी से लेकर आया जाए, ताकि हम इस दिसंबर के अंदर अंदर ही इस सीरीज को ख़त्म कर दें और फिर अगली सीरीज लेकर आएंगे। वो तो भाई बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो रही है। अभी उसके 2 का एपिसोड को ही मैंने डिज़ाइन किया है, लेकिन अभी उसके 2 का एपिसोड ही अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा, बड़ा अलग होगा, सुनने में मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले भैया आप अंधकार सीरीज़ को भरपूर प्यार दीजिएगा। और इसके अलावा जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप में आप देख पाएँगे कि नया एपिसोड ऐड हो चुका है, और बच्चे का एक खौफनाक प्रेत, जो मुझे पर्सनल भी 3-4 डीएम्स आए हैं कि वेरी ट्रेजिक, वेरी 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 हॉरिफिक, मतलब 2 में से एक में पेरेंट थे, बेसिकली फीमेल थी, उन्होंने कहा था कि मैं, मतलब मेरे गूज़बम्प्स हो रहे थे, जैसे मैं महसूस कर पा रही थी, उनका बच्चा भी छोटा है, कि हाय कभी मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, और ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। हालाँकि मेरा जो मोटिव है कुछ नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, परमात्मा साथ है आपके। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा कोशिश करो कि उस चीज़ पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि इस केस में तवज्जो दी ही नहीं गई थी। केस लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड, हॉरिफिक था। तो ज़रूर तवज्जो दीजिए। मेंबरशिप ओनली को भी मात्र ₹29 पर मंथ, यानी कि पर डे ₹1 से भी कम आपको कॉस्ट पड़ेगी, और आपको सुनने को मिलेंगे अलग-अलग, अजीब-अजीब और एज़ यूजुअल खौफनाक किस्से। और अभी तक 1414 किस्से अपलोड हो चुके हैं। सिलसिला थमेगा नहीं, जारी रहेगा, और इस तरीके से ही जैसे ये प्लेलिस्ट दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, उसकी प्लेलिस्ट भी बढ़ती जाएगी। जल्दी ही नया किस्सा भी आएगा। तो जल्दी से जॉइन कीजिए मेंबरशिप ओनली को भी। कुछ अपने व्यूअर्स ने मेंबरशिप को जॉइन किया है, तो मैं एक बार उनका भी नाम लेना चाहता हूँ, और ताकि एक बार उनका भी नाम लेना चाहता हूँ। तो फिलहाल @कृष ने जॉइन किया है, कृष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। @अमन सोनी जी ने जॉइन किया है, अमन सोनी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। @सुनील जी ने जॉइन किया है, सुनील जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और गोलू से गोलू सेम गोलू जी ने जॉइन किया है, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और विशाल भाई कह रहे थे कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, तो सॉरी फॉर दैट विशाल जी, आपका नाम मैंने ले लिया। विशाल टंडेल जी, आपने भी रिसेंटली जॉइन किया है। और बाकी एक बार फिर से मैं मेंबरशिप में आपका सबका नाम ले लूँगा। तो वक्त तो चला है आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करने का। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।